रात के सन्नाटे में एक पुरानी लाइब्रेरी के अंदर एक आदमी किताबों के ढेर में खोया हुआ था। दीवारों पर टिमटिमाते लैंप की रोशनी उसकी परछाई को बड़ा और डरावना बना रही थी। उसके हाथों में एक धूल से भरी पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने धड़कते दिल से पहला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। यह कहानी उस आदमी की है जिसे दुनिया ने महान तो माना, मगर उसके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। उसका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा नाम जिसने भारत के भविष्य को गढ़ा, मगर उसकी अपनी जिंदगी संघर्षों और साजिशों से भरी हुई थी। ये कहानी सिर्फ संविधान निर्माता की नहीं, बल्कि उस लड़ाई की है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लड़ी, समाज से, राजनीति से और उन लोगों से जो नहीं चाहते थे कि वह सफल हों। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बाबा साहेब की जिंदगी का एक ऐसा सच भी था जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा दिया गया। सन 1901, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। एक स्कूल के बाहर भीमराव, उम्र सिर्फ 10 साल, प्यास से तड़प रहे थे। स्कूल में पीने का पानी था, मगर कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति उसे पानी देने को तैयार नहीं था। अंततः स्कूल का एक चपरासी लंबी लकड़ी से लोटे को पकड़कर पानी पिलाने आया। छूना मत, उसकी आवाज में घृणा थी। भीमराव के मासूम से मन में एक सवाल उठता, मैं कौन हूं? क्या सिर्फ मेरा जन्म ही मेरी पहचान तय करेगा? यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो उसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक बना देगा। मगर उस सफर में दर्द, धोखे और ऐसी घटनाएं थीं जो कभी इतिहास में दर्ज नहीं की गईं। 1908, मुंबई की एल्फिंस्टन हाई स्कूल। एक छोटा सा दुबला पतला लड़का जो दलित समाज से था, पहली बार यहां दाखिला लेने में सफल हुआ। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर थे। स्कूल में दाखिला मिलना उनके लिए किसी जंग जीतने से कम नहीं था, मगर असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। क्लासरूम में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता। न कोई उनसे बात करता, न कोई दोस्ती करना चाहता। लेकिन भीमराव चुप नहीं थे। एक दिन जब शिक्षक ने गणित का मुश्किल सवाल पूछा, पूरी क्लास चुप थी। भीमराव ने हाथ खड़ा किया। पूरी क्लास ने उसकी तरफ देखा, मानो वह कोई अजूबा हो। आओ, तुम जवाब दो, शिक्षक ने कहा। भीमराव बोर्ड पर गए, जवाब लिखा और सही साबित हुए। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया, मगर यह सन्नाटा एक तूफान की आहट थी। क्या यह लड़का वाकई हमसे ज्यादा होशियार है? यह सवाल उन लोगों को चुभने लगा जो नहीं चाहते थे कि कोई नीची जाति का व्यक्ति उनसे आगे बढ़े। लेकिन इस सफलता के बाद एक साजिश रची गई। 1913, बड़ौदा। जब भीमराव को महाराजा गायकवाड़ की तरफ से छात्रवृत्ति मिली और उन्हें अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा गया, तब पहली बार कुछ प्रभावशाली लोग डर गए। अगर यह लड़का पढ़ लिख गया तो पूरी व्यवस्था हिल जाएगी, और इसी डर के कारण एक पत्र भेजा गया जिसमें यह मांग की गई कि भीमराव की छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाए। महाराजा गायकवाड़ को यह बात पता चली, मगर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, यह लड़का मेरे राज्य का भविष्य है, मैं इसे रोकने नहीं दूंगा। लेकिन क्या सच में साजिश यहीं खत्म हो गई? नहीं। जब भीमराव अमेरिका पहुंचे तो वहां भी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। न्यूयॉर्क, 1914। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का भव्य कैंपस। चारों तरफ पढ़ाई का माहौल, खुले विचार और समानता की झलक। भीमराव के लिए यह एक नया संसार था। भारत में जहां उन्हें पानी तक नहीं छूने दिया जाता था, वहीं यहां हर कोई उन्हें बराबरी से देखता था। लेकिन जल्द ही एक रहस्यमयी घटना घटी। एक दिन जब भीमराव लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे, तब एक विदेशी प्रोफेसर उनके पास आया और बोला, भीम, तुम सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ अभी भी एक खेल खेला जा रहा है? भीमराव चौंक गए। क्या मतलब? उन्होंने सवाल किया। प्रोफेसर ने कहा, भारत के कुछ बड़े लोग नहीं चाहते कि तुम ज्यादा पढ़ो। तुम्हारे खिलाफ यहां तक कोशिशें हो रही हैं कि तुम्हें वापस बुला लिया जाए। भीमराव के हाथ में पकड़ी किताब गिरते गिरते बची। क्या यह सिर्फ मेरी शिक्षा रोकने के लिए हो रहा है? नहीं, प्रोफेसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तुम्हारे भविष्य को कुचलने की तैयारी है। तुम्हें जितना कमजोर किया जा सके उतना किया जाएगा। लेकिन अगर तुम इन सब से बचकर निकल गए तो तुम्हारा नाम इतिहास में अमर होगा। यह पहली बार था जब भीमराव को एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई सिर्फ जाति व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक साजिश के खिलाफ भी है।
एक खतरे की दस्तक। भीमराव की छात्रवृत्ति 5 साल की थी, लेकिन तीसरे साल ही उन्हें भारत वापस लौटने का आदेश मिला। महाराजा गायकवाड़ से संपर्क किया गया और दबाव बनाया गया कि इस लड़के को अब ज्यादा आजादी मत दो। भीमराव के पास अब दो ही रास्ते थे। एक, भारत लौटकर उसी पुरानी व्यवस्था का हिस्सा बनना। दो, जो भी समय बचा था उसमें खुद को इतना मजबूत बना लेना कि कोई भी उनके रास्ते में न आ सके। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अब भीमराव सिर्फ एक छात्र नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी बन चुके थे। 4 साल अमेरिका में बिताने के बाद भीमराव भारत लौट आए, लेकिन वह अब वही कमजोर लड़का नहीं थे जिसे स्कूल में सबसे पीछे बैठाया जाता था। वह अब एक पढ़ा लिखा और जागरूक व्यक्ति बन चुके थे, जिसने अपने समाज की दुर्दशा को बदलने का संकल्प लिया था। जैसे ही वह बंबई पहुंचे, कुछ लोग उनके स्वागत के लिए आए, लेकिन उनमें से कुछ चेहरे ऐसे थे जिनके इरादे नेक नहीं थे। भीमराव जी, हम आपके संघर्ष को समझते हैं, लेकिन आपको ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब? भीमराव ने हैरानी से पूछा। मतलब यह कि आप पढ़ लिख गए, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समाज को जागरूक करने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ बड़े लोग खड़े हो जाएंगे। भीमराव ने ठहाका लगाया और कहा, अगर डरता तो अमेरिका से लौटता ही नहीं। लेकिन यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक साजिश की शुरुआत थी। भीमराव को बड़ौदा राज्य में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह उनके लिए गर्व की बात थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। तुम अछूत हो, तुम्हें यहां काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कार्यालय में कोई भी उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता, कोई चपरासी उनके हाथ से फाइल नहीं लेता। कुछ दिन तक वह सब सहते रहे, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें कार्यालय से बाहर निकालने की साजिश रच डाली। यह नौकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इसे छोड़ दो। मैं अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं और कोई मुझे यह अधिकार देने वाला नहीं है, भीमराव ने गरजते हुए कहा। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ने लगे तो उन्हें बड़ौदा छोड़ना पड़ा। अब भीमराव को समझ आ चुका था कि यह लड़ाई एक दो लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने तय किया कि अब वह खुद अपनी आवाज बनेंगे। 1919 में उन्होंने मूक नायक नाम से एक अखबार शुरू किया, जिसमें उन्होंने समाज की सच्चाई और अपने संघर्षों को उजागर करना शुरू किया। यह अखबार पूरे देश में फैल गया और पहली बार दलित समाज की आवाज बुलंद हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह काम शुरू किया, कुछ ताकतवर लोगों ने उनकी जान के पीछे पड़ने का प्लान बना लिया। 1921 मुंबई। रात के अंधेरे में भीमराव अपने कमरे में बैठे अखबार का संपादकीय लिख रहे थे। टेबल पर जलता हुआ लैंप उनकी परछाई को दीवार पर बड़ा कर रहा था। अचानक खिड़की के पास हलचल हुई। किसी ने बाहर से झांकने की कोशिश की। कौन है? भीमराव ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह जब वह अपने अखबार के कार्यालय पहुंचे तो दरवाजे पर एक धमकी भरा पत्र पड़ा था। अगर तुमने मूक नायक में ऐसी बातें लिखना बंद नहीं किया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। भीमराव ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराए। अगर सच्चाई बोलना जुर्म है तो मैं यह जुर्म बार बार करूंगा। कुछ ही दिनों बाद जब भीमराव एक सभा को संबोधित करने के लिए पुणे जा रहे थे, तब रास्ते में उन पर हमला हुआ। जब उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने घात लगाकर हमला किया। पत्थर बरसाए गए, गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। उनके ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और किसी तरह वह वहां से बच निकले। जब वह सभास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने बिना डरे वही भाषण दिया जिसे रोकने के लिए उन पर हमला किया गया था। मैं जानता हूं कि मुझे रोकने की हर कोशिश होगी, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इस देश के आखिरी इंसान को न्याय नहीं मिल जाता। सभा में गूंजते नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद। इस हमले के बाद भीमराव समझ गए कि अब समय आ गया है कि सिर्फ लेख और भाषणों तक सीमित न रहकर सीधा आंदोलन किया जाए। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों को शिक्षित करना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना था। धीरे धीरे उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी और जो लोग उन्हें खत्म करना चाहते थे वह अब डरने लगे थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी सबसे बड़ा आंदोलन बाकी था, और सबसे बड़ा विश्वासघात भी। महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा महाड़। यहां की चवदार तालाब नाम की झील सार्वजनिक थी,
लेकिन दलितों को वहां पानी पीने की इजाजत नहीं थी। भीमराव अंबेडकर ने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए महाड़ सत्याग्रह का आह्वान किया। उनका कहना था, पानी पर सबका अधिकार है, यह किसी जाति या धर्म की जागीर नहीं हो सकती। 25 मार्च 1927 को हजारों दलित महाड़ पहुंचे। उन्होंने तालाब से पानी पिया और यह भारत में समानता के अधिकार की पहली सबसे बड़ी क्रांति बन गई। लेकिन उनके विरोधियों को यह मंजूर नहीं था। जब सत्याग्रह खत्म हुआ तो अंबेडकर और उनके अनुयायियों पर भीषण हमला किया गया। लाठियां चलीं, घर जलाए गए, लोगों को बेरहमी से पीटा गया, कई दलितों को जान से मार दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब उनके ही कुछ साथी, जो शुरुआत में उनके साथ थे, अचानक उनके खिलाफ हो गए। कुछ प्रभावशाली लोगों ने पैसे और सत्ता के लालच में अंबेडकर का साथ छोड़ दिया। भीमराव, यह लड़ाई तुम नहीं जीत सकते। अगर तुमने यह आंदोलन नहीं रोका तो तुम खुद खत्म कर दिए जाओगे। लेकिन भीमराव का जवाब साफ था, मैं किसी कीमत पर अन्याय के आगे नहीं झुकूंगा। महाड़ सत्याग्रह के बाद एक और बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब संविधान सभा में दलितों के अधिकारों पर चर्चा के दौरान कुछ बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश रची। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि अंबेडकर को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वह भारतीय राजनीति में कोई भूमिका न निभा सकें। लेकिन भीमराव ने न सिर्फ इन साजिशों को नाकाम किया, बल्कि आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माता भी बने। अब वह सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं, बल्कि एक महापुरुष बन चुके थे, जिनके विचार आने वाली सदियों तक भारत को दिशा देंगे। लेकिन क्या यह संघर्ष यहीं खत्म हुआ? नहीं। 1946 ब्रिटिश हुकूमत ने जब भारत को आज़ादी देने की प्रक्रिया शुरू की तो संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें अलग अलग दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन जब संविधान सभा के सदस्यों के नामों की सूची तैयार की जा रही थी, तब भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल नहीं किया गया। यह उनके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश थी। कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि अंबेडकर संविधान निर्माण में कोई भूमिका निभाएं। लेकिन तब बंगाल से आए नेता जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकर का समर्थन किया और उन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया। अब वह संविधान सभा में तो पहुंच गए, लेकिन साजिशें यहीं खत्म नहीं हुईं। जब संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी, का अध्यक्ष बनाया गया। यह खबर सुनते ही उनके विरोधी और भी भड़क उठे। एक दलित आदमी हमारा संविधान बनाएगा, यह हम कभी नहीं होने देंगे। संविधान सभा में कई बार अंबेडकर को बोलने नहीं दिया गया। उनके सुझावों को बार बार अस्वीकार करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने एक एक शब्द लिखकर, एक एक तर्क देकर सबको जवाब दिया। अब अंबेडकर ने संविधान में समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन और आरक्षण जैसी बातें जोड़ीं तो कुछ नेताओं ने गुप्त बैठकें शुरू कर दीं। अगर यह संविधान लागू हुआ तो सदियों से चला आ रहा हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक चाल चली, संविधान सभा से वॉकआउट कर दो, इसका बहिष्कार करो। अचानक कई सदस्यों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अंबेडकर जो संविधान बना रहे हैं वह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन तब अंबेडकर ने अपने तर्कों से सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, यह संविधान किसी एक जाति, धर्म या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए है। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आप भारत के भविष्य का विरोध कर रहे हैं। उनकी इस बात ने पूरी सभा में हलचल मचा दी। आखिरकार विरोधी झुक गए और संविधान पर काम जारी रहा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसके लागू होने से पहले ही अंबेडकर को एक गुप्त सूचना मिली कि उनके खिलाफ एक और साजिश हो रही है। अगर संविधान लागू हो गया तो कुछ लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या यह साजिश सिर्फ धमकी थी या उनके खिलाफ कोई असली षड्यंत्र रचा जा रहा था? 1950 का साल। भारत में संविधान लागू होने के बाद भीमराव अंबेडकर का जीवन थोड़े शांति के साथ चल रहा था, लेकिन उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। लंबे समय से अस्वस्थ, उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी बीमारी का कारण कई लोग ढूंढने लगे थे। क्या यह सिर्फ उनकी लगातार मेहनत का परिणाम था या फिर उनकी मृत्यु के पीछे कोई साजिश थी? भीमराव जी, आपका संघर्ष अब खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप जीते तो आपका शरीर यह बोझ नहीं उठा पाएगा, डॉक्टरों ने उन्हें समझाया। इस समय भीमराव अंबेडकर का मन बेहद उदास था, लेकिन वह जान चुके थे कि उनके बाद उनके काम को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। उनके पास एक ऐसी योजना थी जो उन्होंने केवल अपने करीबी दोस्तों को बताई थी।
मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा। धर्म परिवर्तन का निर्णय भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। यह उनका जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। वह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक आंदोलन थे। उनके इस निर्णय ने भारतीय समाज में एक नई लहर पैदा कर दी। मैं हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने जा रहा हूं, क्योंकि हिंदू धर्म ने मुझे और मेरे जैसे लाखों लोगों को सिर्फ दुख और अपमान दिया है। भीमराव के इस कदम ने लाखों दलितों को अपनी पहचान और सम्मान की नई राह दिखाई। यह एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन जैसे ही वह बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आत्मसंतुष्ट हो रहे थे, अचानक 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अज्ञात परिस्थितियों ने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। क्या यह स्वाभाविक था, या फिर उनके खिलाफ कोई और साजिश रची गई थी? कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके खाने में जहर दिया गया था, जबकि अन्य का मानना था कि यह उनकी बीमारी का परिणाम था। लेकिन जो बात सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है, वह यह थी कि उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से कहा था, मैं जानता हूं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं डरा नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी यह बात उनके संघर्ष की गहरी समझ और उनके अदम्य साहस को दर्शाती है। वह हमेशा जानते थे कि उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं, लेकिन उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं होने वाला था। अंतिम विचार भीमराव अंबेडकर ने न केवल भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश फैलाया। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा थी जिसमें उन्होंने न केवल अपने समाज के लिए संघर्ष किया, बल्कि भारतीय समाज के हर तबके को जागरूक किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी वीरता, उनके विचार और उनके संघर्षों का असर आज भी भारतीय समाज पर गहरा पड़ा हुआ है। आज भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जीवित हैं, और उनके योगदान को हमेशा सम्मान दिया जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा है, जिसने भारतीय समाज को बदलने की दिशा दी। उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे।